ध्यान से सुने। आई स्पोक टू द मैन। द मैन वॉज अ प्रोफेसर। वाक्य को ध्यान से सुन लें। आई स्पोक टू द मैन। द मैन वॉज अ प्रोफेसर। पहले वाले वाक्य में अगर आप देखें तो टू प्रीपोजिशन का कर्म है द मैन। आई स्पोक टू द मैन, टू प्रीपोजिशन का कर्म द मैन। अब उसी में आप आगे देखें तो द मैन वॉज अ प्रोफेसर, इस वाक्य में द मैन करता है। पहले वाले वाक्य में टू प्रीपोजिशन का कर्म है, दूसरे वाले वाक्य में वही मैन वाक्य का करता है। जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो हमें रिलेटिव प्रोनाउंस की आवश्यकता पड़ेगी। और किनके लिए रिलेटिव प्रोनाउंस में रखना है? व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जो वाक्य में कर्म है, वस्तु के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति जो किसी वाक्य का कर्म है और उसके पहले प्रीपोजिशन प्रयुक्त है। ओके, प्रीपोजिशन के कर्म के तौर पर प्रयुक्त व्यक्तिवाचक कर्म के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। और ऐसी स्थिति में दो रिलेटिव प्रोनाउंस अवेलेबल हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है whom, दूसरा है that। अब जब आप whom का प्रयोग करेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए, तो प्रोपोजिशन को कहां रखना है, कहां रखना उचित होता है। दैट को जब रखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे whom के स्थान पर, तब प्रीपोजिशन कहां रहेगा? यू गेट दैट? ये सब हमें समझना है। या इन दोनों का प्रयोग न करें तब प्रीपोजिशन कहां रखना है और वाक्य जुड़ भी जाए। यू गेट दैट? दैट या whom का प्रयोग किए बिना ही वाक्य जुड़ जाए, ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन को कहां रखना है, ये दो तीन बातें हमें समझनी है। एक बात पूर्व में मैं बता चुका हूं इसी रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन किसी कर्म के लिए आना हो, यदि रिलेटिव प्रोनाउन किसी कर्म के लिए आना हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को छिपा देते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था, मुझे याद है, आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। आई मेट अ मैन, इस वाक्य में भी देख लें, अ मैन कर्म है और दूसरे वाले वाक्य में वही मैन करता है। आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। तो इस वाक्य में भी अ मैन कर्म है। तो जब हमने वाक्य को जोड़ा था तो यूं जोड़ा था कि द मैन आई मेट वॉज ब्लाइंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन whom आई मेट, क्योंकि कर्म के लिए whom आता है, व्यक्ति के लिए खास तौर से। सो द मैन whom आई मेट वॉज ब्लाइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन इंग्लिश तब मानी जाती है जब आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को छिपा दें। तो बेहतरीन अंग्रेजी कैसे हो गई? द मैन आई मेट, whom छिप गया, द मैन आई मेट वॉज ब्लाइंड। वही चीज यहां पर भी करना है। चाहे तो whom लगा सकते हैं, that भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको छिपा दें तो आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो देखें कैसे होगा। आई स्पोक टू द मैन वॉज अ प्रोफेसर। अब आप देखें इनको हम कैसे जोड़ते हैं। द मैन टू whom आई स्पोक, आदमी जिससे मैंने बात की। द मैन टू whom आई स्पोक, द मैन टू whom आई स्पोक वॉज अ प्रोफेसर। आदमी जिससे मैंने बात की प्रोफेसर था। द मैन टू whom आई स्पोक वॉज अ प्रोफेसर।
उसी को दैट से जोड़ते हैं, तब टू कहां चला जाएगा देखिएगा। द मैन दैट आई स्पोक टू, ये देखिए टू वाक्य के अंत में चला गया। द मैन दैट आई स्पोक टू, दैट किसकी जगह लगाया, हुम की जगह। द मैन दैट आई स्पोक टू, अब प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में चला गया। द मैन आई स्पोक टू वॉज अ प्रोफेसर, द मैन दैट आई स्पोक टू वॉज अ प्रोफेसर, दैट लगाने पर प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में चला गया। अब दैट और हुम दोनों हटा दे रहा हूं, तब कैसे वाक्य आपका हो रहा है। द मैन आई स्पोक टू, प्रपोजिशन वाक्य के अंत में जा रहा है, लेकिन दैट और हुम गायब है। द मैन आई स्पोक टू वॉज अ प्रोफेसर, दैट। ये तीन तरीके हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग करना, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, वन। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन हुम की जगह पर दैट का प्रयोग करना, तो प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में ले जाना। और तीसरा, द बेस्ट वे, कि दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस को डिसअपियर कर देना, वैनिश कर देना, हटा देना, गायब कर देना, और प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में ले जाना। इसके अन्य और उदाहरण मैं वीडियो के साथ प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।